कि हम जो है विटामिन B7 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन B7 की बात कर रहे हैं। विटामिन B7 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन HB नाम है दूसरा, ठीक है। इसको बायोटिन भी कहते हैं और ये मुख्य रूप से कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना पड़े, ठीक है, जहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना पड़े वो जो रिएक्शन होती है वो कौन सी कहलाती है? बैठो वहाँ, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है? जहाँ पर भी एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो बेसिकली वो कार्बोक्सिलेशन किया जाता है। तो इस वजह से ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है और आपका फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फैटी एसिड बायोसिंथेसिस इन सभी में ये जो है हेल्प करता है। फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। अगर इसकी सोर्सेज की बात करें तो आपको जो है पीनट्स में देखने को मिल जाएगा बायोटिन, विटामिन B7 बेसिकली, जिसको जो है विटामिन HB हम नाम देते हैं। किसमें? पीनट्स में और मटर में, एग योक में जो है ये देखने को मिल जाएगा। लिथोस में, पीनट्स और एग्स, इसमें जो है बेसिकली ये देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत सारे सोर्स है इसके, जैसे शहद में देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। विटामिन B7 बायोटिन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि फूड से ये लगभग मिल ही जाता है हमें कहीं ना कहीं से। तो इसकी डेफिशिएंसी से ऐसा कुछ मतलब देखा नहीं गया है कि मतलब इसकी डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर केस में होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉलिक एसिड, विटामिन B9। विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड भी कहते हैं। और फॉलिक एसिड नाम से ही है, जैसे कि ये जो है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? खून की कमी हो सकती है, एनीमिया, है ना। फॉलिक एसिड की टैबलेट आती है ना, फॉलिक एसिड, फॉलेट के नाम से कई सारी कंपनियां जो है बनाती हैं बेसिकली। तो ये जो है मुख्य रूप से उसमें जो है इसका रोल है, ठीक है। इसकी कमी की वजह से जो है क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है, ठीक है। और इवन जो है स्लो ग्रोथ भी हो सकती है, बॉडी की जो है ग्रोथ भी स्लो हो सकती है, मतलब कम वृद्धि होगी शरीर की, ठीक है। और ये जो एनीमिया है ये कैसा एनीमिया है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इस एनीमिया का नाम क्या है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, क्या नाम है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। समझ में आ गया किस तरह की बीमारी होती है इसकी वजह से? अगर इसकी कमी हो जाए तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्ट का मतलब यह है कि जो आरबीसी होती है वो मैच्योर नहीं हो पाती, और मैच्योर ना होने की वजह से वो बिना मैच्योर ब्लड में दिखने लगती है, उनको मेगलोब्लास्ट कहा जाता है। इसलिए इस बीमारी को मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। अब जब वो मैच्योर नहीं हुई है, आरबीसी जब मैच्योर नहीं हुई है, मतलब परिपक्व अवस्था में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो ऑक्सीजन को नहीं ले जा सकती। जब वो ऑक्सीजन को नहीं ले जा सकती, मतलब हीमोग्लोबिन नहीं है उनके पास, क्योंकि परिपक्व होगी तभी जो है उनके पास हीमोग्लोबिन आता है। और जब परिपक्व ही नहीं हुई है वो, तो हीमोग्लोबिन उनके पास नहीं होगा। इसका मतलब उसमें जो है उस पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी, मतलब खून की कमी होगी। जब आरबीसी सेल परिपक्व होती है ना, तो तब जाकर के इनके अंदर जो है हीमोग्लोबिन आता है। समझ में आया? जब इनका आप मैच्योरेशन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो आरबीसी सेल होती है पहले वो न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है, मतलब उसके अंदर केंद्रक और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर पाई जाती है। लेकिन जब इसका परिपक्वन यानी मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन पीरियड आता है, तो उसमें क्या होता है कि ये सेल
निकाल के फेंक देती है। अपना जो भी इसका अंदर के ऑर्गन्स हैं, सेल के अंदर के जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है वगैरह वगैरह, गोल्जी बॉडी है, ईआर है, उन सबको बाहर निकाल के फेंक देगी और केवल इसके अंदर भरा होगा हीमोग्लोबिन। लेकिन जब इसका परिपक्वन नहीं हुआ है और ये न्यूक्लिएटेड स्टेट में है, ठीक है, तो उस केस में हीमोग्लोबिन तो नहीं आएगा क्योंकि और सारी चीज़ें पहले से भरी हुई है, ठीक है। तो ये जो फिर ये जो है ब्लड में आ जाती है, डायरेक्ट ब्लड में आ जाती है बिना मैच्योरेशन हुए ही, बिना परिपक्व हुए ही ब्लड के अंदर देखी जाती है। तो इसलिए जो है इस बीमारी को नाम दिया गया मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। समझ में आ गया। और भी डेवलपमेंटल डिफेक्ट देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कोबालमिन विटामिन B12, जो कि हमारा लास्ट विटामिन है। क्या होता है वो 120 दिन होता है अप्रोक्सीमेट। 120 दिन के बाद जो है वो क्या होता है कि वो घूमती हुई स्प्लीन के अंदर जाती है कैसे ना कैसे करके। मतलब जो भी क्या होता है कि जो भी सेल आरबीसी 120 दिन का उसका जीवन काल अप्रोक्सीमेट हो जाता है 125 या 130 या 120 या 115 के आसपास, 120 अप्रोक्सीमेट माना गया है। तो क्या होता है जब ये घूम करके वहाँ से गुजर रही होती है स्प्लीन से, प्लीहा जिसको बोलते हैं, प्लीहा बेसिकली हमारे स्टमक के थोड़ा साइड में जो है देखा जा सकता है अगर आपको पता हो। तो प्लीहा जो होता है वो इसका कब्रिस्तान है। द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी इज प्लीहा। प्लीहा मतलब स्प्लीन, कब्रिस्तान मतलब वहाँ पर जाकर के मर जाती है, ठीक है। वहाँ पर जो वहाँ की जो कैपिलरीज होती है इतनी छोटी होती है कि वहाँ पर जाकर के फंस जाती है और ये जो है वहाँ से नहीं निकल पाती। तो वहाँ पर ये जाकर इसका जो भी डिस्ट्रक्शन है वहाँ पर होता है, वहाँ पर इसको तोड़ा फोड़ा जाता है। फिर जो मैक्रोफाइजस है वो खा लेते हैं इसको, ये सब चीज़ें वो वहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये इसका जो आपने बात करी कि अपने अंगों को बाहर फेंक देती है, वो इसका शुरुआती पीरियड है जब इसका जन्म होता है। हम बात कर रहे हैं इसके जन्म की। जैसे बच्चे की स्टेज होती है ना, छोटा बच्चा होता है, फिर बचपन आता है, बचपन के बाद फिर वो टीनेजर, फिर एडल्ट बनता है ना। तो ऐसे ही जब इसका जन्म होता है आरबीसी सेल का, तो पहले इसके अंदर न्यूक्लियस सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जब इसका परिपक्वन होता है तो परिपक्वन में ये अपना जो है केंद्रक बाहर निकाल करके फेंक देती है, अपनी सब चीज़ें बाहर निकाल करके फेंक देती है, क्योंकि इसको हीमोग्लोबिन भरना होता है अपने अंदर। क्योंकि हीमोग्लोबिन वो एक मटेरियल है जो ऑक्सीजन को ले जाएगा, और हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट भी है जो जिसकी वजह से इसका कलर जो है रेड होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो वो था, इस वजह से जो है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विटामिन B12 की, जिसको कोबालमिन भी कह रहे हैं हम। विटामिन B12, और मैं आपको बताऊं कि ये जो विटामिन B12 है कोबालमिन, ये एक ऐसा विटामिन है, और विटामिन डी, ये जो विटामिन है दोनों के दोनों, ये इंडियन पॉपुलेशन के अंदर जो है 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इसकी डेफिशिएंसी देखी ही जाएगी, विटामिन B12 की और विटामिन डी की। ये इंडियन पॉपुलेशन के अंदर जो है इनकी कमी मतलब बहुत ज़्यादा देखी गई है। इसके जो है कारण है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो विटामिन B12 है, ऐसा माना जाता है कि वो जो है बेसिकली हमें केवल एनिमल सोर्स से ही मिलता है, और मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर कैसे हैं, शाकाहारी है, मतलब, है ना। तो ऐसा होता है कि मतलब इसको ये नहीं मिलता विटामिन B12, क्योंकि बिकॉज इट ओनली ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स, ठीक है। दूसरा विटामिन डी की बात कर रहे हैं हम। धूप में जो लोग काम करते हैं उनको विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिल जाता है बेसिकली, ठीक है। तो ज़्यादा विटामिन डी फॉर डॉग, विटामिन डी, ठीक है। और विटामिन B12, ये बेसिकली इनकी डेफिशिएंसी ज़्यादा देखी जा सकती है। दूसरा, अगर आपको इसको जो है प्राप्त करना हो तो एनिमल सोर्स है आपके पास, जैसे दूध है, ठीक है, वो भी एनिमल सोर्स है, या जो लोग मांसाहारी हैं उससे जो है आपको मिल जाएगा ये।
विटामिन B12 कोबालमीन, ठीक है। तो और इसको जो है कुछ हद तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं, सूक्ष्म जीव भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से पेरिनेसिस एनीमिया हो सकता है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा एनीमिया हो सकता है? पेरिनेसिस एनीमिया। अभी जो फॉलिक एसिड का पढ़ा हमने, उसकी वजह से कौन सा एनीमिया हो रहा था? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अभी हम पढ़ेंगे उसको, पेरिनेसिस एनीमिया क्या होता है बेसिकली। तो समझ में आ गया इंडियन पॉपुलेशन के अंदर इस विटामिन की क्यों कमी है, बिकॉज। और उसमें से भी मैं आपको बताऊं कि जो इंडियन पॉपुलेशन है, ज़्यादातर जो लोग वीगन की तरफ जा रहे हैं। वीगन डाइट सुना है आप लोगों ने? वीगन डाइट, वीगन डाइट में जो है एनिमल का हर सोर्स छोड़ दिया जाता है, मतलब दूध भी नहीं पीते, है ना। जैसे मैं भी दूध नहीं पीता, छोड़ दिया मैंने भी। हाँ, मैं भी वीगन बन गया, पर मैं घी खा लेता हूँ, पर ये बात है, घी खा लेता हूँ कि वो अच्छा लगता है। तो जो लोग दूध, दही, घी, पनीर, मतलब दूध से बने जितने भी उत्पाद हैं, मतलब एनिमल सोर्स का कुछ लेना ही नहीं है। दूध क्या है? एनिमल सोर्स है कि प्लांट सोर्स है? एनिमल प्रोटीन है ना। तो फिर तो जो भी लोग मतलब उसमें चले जाते हैं, वीगन डाइट पर चले जाते हैं, तो उनको तो फिर ये विटामिन की कमी होने ही वाली है। कैल्शियम बोन्स के लिए चाहिए होता है, तो कैल्शियम और भी चीज़ों में होता है, जैसे जितनी भी हरी सब्जियां हैं लगभग उनमें कैल्शियम मिल ही जाएगा। वो एक अलग बात है कि वेरिंग कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। आप तिल को देख लीजिए, नहीं मिलता है। मैं आपको बताऊं तिल का एग्जांपल, सफ़ेद तिल जानते हो? सफ़ेद तिल, सफ़ेद तिल में आपको 2 से 10 गुना ज़्यादा जो है कैल्शियम मिल जाएगा। रागी जो मोटा अनाज है उसमें जो है 4 गुना कैल्शियम आपको दूध से ज़्यादा मिल जाएगा। बल्कि जो दूध का जो कैल्शियम है, जितना वो कैल्शियम देता है आपको, उससे ज़्यादा खींच लेता है, क्योंकि उसका जो वेस्ट मटेरियल बनता है, शरीर उसको निकालने में जो है काफ़ी थक जाता है। मतलब वो एक तरह से पूरा हैवी हो गया शरीर के लिए। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवरों का दूध पीता है, ठीक है, समझ में आ गया। इंसान ही एक ऐसा जानवर है, बाकी पूरे ब्रह्मांड में, मतलब पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम, पूरी अर्थ पर ऐसा कोई जानवर नहीं है जो किसी और का दूध पीता हो, अपनी मदर नेचर को छोड़ करके। कुत्ता अपनी वो उसका पिएगा ना अपनी माँ का, वो तो वो दे दिया तो पी लिया उसने। वो तो एक जीवन जीने का सहारा है, क्योंकि उसे अपना जो है जीवन यापन करना है, किसी ना किसी तरह जीना है। जीने के लिए तो कुछ भी करेगा इंसान, ठीक है। और हकीकत बात तो यही है कि ये जो हम मांसाहार करते हैं और ये जो जितने भी चीज़ें हैं, ये एक जीवन यापन का ही तरीका है। क्योंकि जहाँ हर जगह तो फूड अवेलेबल नहीं है, प्लांट सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो जिन कंट्रीज़ में इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, वहाँ पर तो लोग जो है मांसाहार की तरफ ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। चाइना में चावल होते हैं शायद, आप जो है रिसर्च भी कर सकते हो। जितनी भी कंट्रीज है जो दूध पीते हैं, उनकी हड्डियाँ सबसे ज़्यादा कमज़ोर मिलेगी, सबसे ज़्यादा कमज़ोर। उनको हड्डियों और सबसे ज़्यादा मिलेंगे जितने भी दूध पीने वाले हैं। और जो दूध नहीं पीता उसकी हड्डियाँ मजबूत मिलेंगी। दूध का फायदा पीने का जब है जब आप उसके जितना वर्कआउट करो, समझ मारा। अब दूध तो पी लिया, ठीक है, वो उसको डाइजेस्ट भी तो करना है। और दूध पी के पड़ गए, सो गए, फिर अपना उठे, काम थोड़ा बहुत करा और फिर सो गए, फिर पी के सो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है गगन? ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कोबालमीन की। क्या हुआ? क्या? विटामिन ई? क्या विटामिन ई? हाँ, विटामिन ई है, विटामिन सी भी है सुंदरता के लिए। विटामिन सी खाओ और विटामिन ई लगाओ, हैं? बहुत सारी जो फेशियल क्रीम्स है उसके अंदर विटामिन ई होता है बेसिकली।
दूसरी बात हम बात कर रहे थे कि इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन B12 की वजह से। बालों के लिए जो है ई है वैसे, विटामिन ई बालों के लिए। विटामिन H बायो, अभी तो पढ़ा हमने विटामिन H, बायोटिन, विटामिन B7 जिसका दूसरा नाम क्या था, विटामिन H, अभी पढ़ाया तो था मैंने। कर्ड का क्या करना है बॉडी में भाई, उसमें राइजोबियम वो बैक्टीरिया होते हैं, बेसिकली लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि इसकी वजह से जो है कौन सी बीमारी हो सकती है, पेरिनीसिस एनीमिया हो सकता है, पेरिनीसिस एनीमिया। और सबसे पहली बात ये है, ये एक डाइटरी डेफिशिएंसी नहीं है, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। या गैस्ट्रिक सर्जरी हो, स्टमक सर्जरी, गैस्ट्रिक या स्टमक सर्जरी, तब ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। गैस्ट्रिक या स्टमक सर्जरी के दौरान हमारी जो पेट होता है, मतलब स्टमक जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न होता है, ठीक है, मतलब हमारे पेट की अग्नि जो है, जो भोजन का पाचन करती है एक तरह से, तो उसमें जो है कुछ कोशिकाएं होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाती हैं। वो कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाती हैं उनका नाम है पैराइटल सेल। अगर ये कोशिकाएं नष्ट हो जाएं, अगर ये कोशिकाएं नष्ट हो जाएं, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, इन कोशिकाओं का काम एक और है, इंट्रिंसिक फैक्टर बनाने का। क्या बनाने का? इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में काम करता है। अगर ये कोशिकाएं मर गई या कुछ भी सर्जरी के दौरान इनको कुछ हो गया, दिक्कत आ गई, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बना पाएंगी। जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो उस वजह से क्या होगा, विटामिन B12 आपकी बॉडी में नहीं जा पाएगा, उस वजह से जो है आपको बीमारी होगी पेरिनीसिस एनीमिया, मतलब खून की कमी, सीधा सीधा मैं कहूँ तो होगा, ठीक है। बिकॉज इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब आपने दूध पिया, विटामिन B12 आपके हाथ में गया, लेकिन आपकी पैराइटल सेल मर गई और इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, तो वो विटामिन B12 आपके हाथ में ही रहेगा, वो आपके ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको ले जाने वाली गाड़ी कौन है, वो इंट्रिंसिक फैक्टर। मतलब आप दूध तो आपने पी लिया, विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स ले लिए, कैप्सूल वगैरह खा लिए या दूध पी लिया, उससे आपको विटामिन B12 तो मिलेगा, लेकिन वो आपके हाथ तक ही जाएगा। अगर ये बीमारी हो गई, मतलब ये वाली पैराइटल सेल अगर मर गई, उस वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बना, तो ये जो है ऐसी गाड़ी है जो विटामिन B12 को ब्लड तक लेकर के जाती है। समझ में आ गया? तो ये बीमारी इस वजह से, मतलब ये इस तरह से नॉट अ डाइटरी डेफिशिएंसी, ये तभी होती है या तो पैराइटल सेल खुद ही, हमारा सिस्टम जो है पैराइटल सेल को मार दे, या किसी स्टमक सर्जरी के दौरान, गैस्ट्रिक सर्जरी के दौरान पैराइटल सेल मर जाए, मतलब किसी कुछ भी कमी हो कि अगर इंट्रिंसिक फैक्टर, ये गाड़ी ना बने, इंट्रिंसिक फैक्टर ना बने, तो विटामिन B12 लेने का कोई फायदा नहीं है। हैं? क्या कह रहे हो? सॉल्यूशन क्या है इसका? मर गई तो मर गई। अच्छा, पहले जो है एडेनिन नाम सुना हो आपने, एडेनिन, उसको पहले विटामिन B4 माना गया था, लेकिन अब वो विटामिन की कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। एडेनिन नाम सुना है, नाइट्रोजनस बेसिस है बेसिकली एक तरह का, ठीक है। उसको पहले विटामिन B4 माना गया था। तुमने देखा कि कुछ विटामिन इनमें से गायब है, जैसे विटामिन B1, B2, B3 के बाद B4 गायब है। तो B4 वो पहले ऐसा समझा गया कि ये जो एडेनिन है ये विटामिन है, पर वो विटामिन नहीं था, ठीक है। तो विटामिन B4 जिसको पहले हम एडेनिन मतलब था, उसको विटामिन B4 कहते थे। ऐसे ही आइनोसिटोल,
जो था वो था विटामिन था, ये क्या नाम है इसका, विटामिन B8, विटामिन B8। और B10 जो था वो था पावा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। उसको पहले विटामिन B10 माना गया था, लेकिन बाद में उसको खारिज कर दिया। फिर एक है विटामिन B11, ठीक है, जिसको सैलिसैलिक एसिड को विटामिन B11 माना गया था, उसको भी खारिज कर दिया। तो ये कुछ विटामिन है जिनको पहले विटामिन समझा गया था, पर अब विटामिन की कैटेगरी में वो नहीं आते। तो दैट्स वाई वो जो नंबर मिसिंग है बीच में से वो ये थे, ठीक है। विटामिन 1 से लेकर के 12 के बीच में ये जो नंबर थे मिसिंग थे वो ये थे, ठीक है। तो ये हमारा जो विटामिन जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। हाँ, एक विटामिन रह गया, विटामिन C, इसके बारे में बात कर लेते हैं। विच इज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C सभी को पता है इसका, तो स्कर्वी बीमारी होती है, कहाँ मिलता है, आंवला, संतरा, खट्टे पदार्थ सभी में जो है देखने को मिल जाएगा बेसिकली। और ये बेसिकली एक तरह का शुगर एसिड्स है, ठीक है, शुगर एसिड्स है। आपके जो मसूड़े हैं वो ढीले पड़ जाएंगे इसकी कमी की वजह से, स्कर्वी जो बीमारी है, ठीक है। दांत जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, वो ढीले हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, खून आने लगेगा। दूसरा, विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट का कार्य भी करता है। अगर आपको ज़िंदगी भर जवान रहना है तो विटामिन C खाना पड़ेगा। आंवला, एक आंवला रोज खाओ और ज़िंदगी भर आपको विटामिन मिलेगा। वैसे भी आयुर्वेद में भी उसका जो है आंवला का बहुत ज़्यादा वो है महत्व। क्या वो तो फिर सारी ही करेगा ना। अब देखो, एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है वो हर सेल के अंदर चलती है, ठीक है। अब उसको रोक सकता है कौन? विटामिन C। तो फिर पूरे शरीर की बात हो रही है कि मतलब अगर विटामिन C हमारी बॉडी के अंदर होगा तो वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोक देगा एक तरह से। जो उससे हानिकारक पदार्थ बनते हैं फिर वो शरीर में तोड़ फोड़ करते हैं, सेल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसको रोकने के लिए जो है विटामिन C जरूरी है, कि तो हर तरह का नुकसान होगा, हर तरह का, ठीक है। चलो ठीक है।